हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रिडजी मैथ्स पे। हम लोगों ने बात की थी हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम लोग सबसे पहले रियल एनालिसिस जो है वो पढ़ेंगे और रियल एनालिसिस पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो है मतलब आप सभी को कुछ बेसिक सेट थ्योरी फंक्शन वगैरह ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। वैसे ऑलरेडी आप ये सब चीज़ें 11th और 12th के अंदर पढ़ चुके हैं और अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर भी ये बेसिक चीज़ें होती ही हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले हम ये एक अपना बेसिक थ्योरी का जो वीडियो है वो बना रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे है कि सेट क्या होता है। हाँ, तो सेट जो है अपने पास में क्या है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। मतलब क्या हुआ जी, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में सेट जो है उसे आप कर्ली ब्रैकेट्स में डिनोट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का एक सेट बनाया, लेकिन वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर आप लेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर्स इन स्कूल इज़ अ सेट। ठीक है, कि आपके पास में एक स्कूल के अंदर जितने भी टीचर्स हैं आप उसको एक सेट बोल सकते हो, लेकिन जो कलेक्शन है गुड टीचर्स का इन अ स्कूल उसे आप सेट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आप बोलो देखो कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है आपके पास में, तो उस स्टूडेंट के लिए ये टीचर जो है वो अच्छा हो सकता है, बट एक दूसरे स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये जो टीचर है वो अच्छा होगा ही होगा, है ना। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए कोई एक टीचर अच्छा नहीं हो सकता, है ना। तो किसी के लिए कौन अच्छा हो सकता है, किसी के लिए कौन अच्छा हो सकता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। इस केस में हम ये बोलते हैं कि ये जो अपने पास में है वेल डिफाइंड सेट नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो सेट नहीं है। अब अगर एग्जाम्पल हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें तो देखो अपने पास में है नेचुरल नंबर्स वाला एक सेट। इसमें क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे 1 2 3 4 तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा आप जानते हैं कि 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे 1.1 1.11 इस तरह से। तो ये अपना रियल नंबर होता है। ठीक है, तो इन सभी का जो सेट है वो आपका हो जाता है सेट ऑफ रियल नंबर। सेम ऐसे ही हम एग्जांपल देखेंगे तो हो गया आपके पास में सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। ऐसे ही सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये आपके पास में कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं सेट का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होता है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट जो है ये होता है क्या, कि आपके पास में मान लीजिए कोई सेट है, ठीक है, तो उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मेनली हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ देखोगे कि ये आपके पास में है सेट ए 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये हो गया कार्डिनल नंबर। ये कार्डिनल नंबर को आप इस चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं एन ऑफ ए से, या फिर आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं मॉड ऑफ ए से। ठीक है, सेम ऐसे अगर आप एक और एग्जांपल देखेंगे तो ये वाला जो है आपके पास में बी वाला एग्जांपल देखोगे तो इसके अंदर भी आपके पास में आप देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे इसका 6 आ रहा है आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास में है, तो आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 6 हैं तो कार्डिनल नंबर जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपके पास में नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, कुछ नहीं, अगर आपके पास में कार्डिनल नंबर जो है वो फाइनाइट हुआ, मतलब कि अगर कोई आपके पास में सेट है उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। और अगर जैसे कि कुछ भी जैसे अपन ये लिया ना, ये वाला सेट क्या हो गया, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो फाइनाइट सेट। ठीक है, अगर हम लेते हैं कि इनफाइनाइट सेट लेते हैं तो इनफाइनाइट सेट में क्या होगा कि यहाँ पे 1 2 1.1 है ना, इनके बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं वो मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। जैसे कि रियल नंबर वाला जो सेट है अपना, रियल नंबर वाला जो सेट होता है उसमें यही तो होता है ना, 1 होता है, फिर 1.1 और पता नहीं क्या क्या आ जाता है बीच में, एंड सो ऑन, फिर 2 आता है, तो वो इनफाइनाइट अपना सेट हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपने पास में आता है सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है, सबसेट ऑफ अ सेट में क्या होता है, अगर आपके पास में कोई दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, तो
हर एक मेंबर जो है, ईच मेंबर ऑफ ए इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ बी। हर एक मेंबर जो है ए का, अगर वो बी का मेंबर हुआ तो आप ए को सबसेट बोल सकते हो बी का। ठीक है, जैसे कि हम बात करें को, देखो मैंने एग्जांपल लिया है, नेचुरल नंबर जो है वो रियल नंबर का सेट होता है। तो अगर आप देखो ना, तो नेचुरल नंबर में क्या आता है, देखो 1 2 3 एंड सो ऑन आता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा, 1 1.1, ठीक है, 1.2 और इस तरह से, बट 2 3 4 ये सब तो आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, ये जो नेचुरल नंबर का सेट जो होगा अपना, वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का। ठीक है, ठीक है। सेम ऐसे अगर हम और एग्जांपल देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने ए सेट लिया है, थोड़ा बड़ा सा है, और बी सेट जो है 1 2 3 4 एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं ना ए में, तो इसका मतलब बी जो है वो ए का सबसेट हो जाएगा ना, ईजी। ठीक है, सो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये वाली चीज़ जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है वो इंटीजर का सबसेट होता है, और इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का। तो इस तरह से आपके पास लाइन बनती है। ठीक है, कि नेचुरल नंबर जेड का सबसेट है, नेचुरल नंबर रैशनल नंबर का भी होगा और रियल नंबर का भी होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि अभी अपन ने देखा नेचुरल नंबर रियल नंबर का तो होता ही है। नेचुरल नंबर के अंदर अगर 1 2 3 4 आता है, तो इंटीजर में थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है, -1 -2 -3, ये वाली चीज़ें और आ जाती हैं बस। ठीक है, तो इसीलिए नेचुरल नंबर इंटीजर का भी सबसेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। कुछ नहीं, जैसे भी अपन ने देखा ना, ए और बी देखा, तो उस केस में अपने पास में जैसे अगर ए के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो बी में आ रहे थे, ठीक है, तब हमने ए को क्या बोला था, बी का सेट बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि देखो अगर बी जो है आपका पास में ए का सबसेट हो रहा है, ठीक है, तो बी जो है अगर आपके पास में ए का सबसेट हो रहा है, लेकिन बी ए के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये ना, ये इक्वल वाला साइन नहीं आएगा, बस ये सब सबसेट होगा। ठीक है, तो अगर बी जो है वो ए का सबसेट हो रहा है, तो आपके पास में ए और बी जो है ना, अगर आपके पास में सेट है और बी जो है वो ए का सबसेट हो रहा है, तब हम बी को क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। तो कुछ नहीं, अगर आपके पास कोई लंबा कोई सेट है, जैसे आपने यहाँ पे लिया है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये 0 1 2 एक सेट लिया है मैंने। ठीक है, और 0,1 जो है वो देखो इसमें आ रहा है ना, पूरा का पूरा इसका सबसेट है ना। ठीक है, और इसके इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें 2 नहीं है ना, इसलिए तो इसीलिए ये जो है इसका प्रॉपर सबसेट हुआ। ठीक है, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट हमने लिखा है, क्या है ये, सबसेट के ऊपर है कि अगर आपके पास मान लो कोई एक सेट है जिसका कार्डिनल नंबर है n। ठीक है, मैंने कार्डिनल नंबर लिखा है, ये n है, मतलब उस सेट में, ए सेट के अंदर उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो n है। ठीक है, तो आपके पास अगर आपको पता लगाना होगा कि नंबर ऑफ़ सबसेट कितना होता है, तो नंबर ऑफ़ सबसेट जो है वहाँ पे 2 की पावर n होता है। ठीक है, 2 की पावर n जो है उसका क्या होता है, नंबर ऑफ़ सबसेट्स उसमें आ जाएगा, है ना। अगर आप बात करेंगे ना, यहाँ पे देखो, अगर आपको 0,1 की, अगर आपको इसका नंबर ऑफ़ सबसेट निकालना है ना, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर यहाँ देखो 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। तो आप निकाल के देख लो, इसके सबसेट्स आपके पास में 4 आएगा, 4 सबसेट बनेंगे इसके, एक 5 हो जाएगा, है ना, एक तो 5 होगा इसका सबसेट, आप देखोगे तो एक 0 होगा, और एक 1 होगा, और एक 1,2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसके सबसेट बनेंगे। हो गए ना 4 सबसेट, इजी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं पावर सेट क्या होता है। कुछ नहीं, अभी हमने बात की भाई, अगर बी जो था वो ए का सबसेट था, अगर बी ए का सबसेट था, ठीक है, तो यहाँ पे जो बी था वो अपने पास में क्या था, प्रॉपर सबसेट था। तो प्रॉपर और पावर में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पावर सबसेट की अगर हम बात यहाँ देखें, तो पावर में क्या होता है, जितने भी आप कोई भी एक सेट लोगे ना आप, तो उस एक सेट के जितने भी सबसेट्स बनाओगे, उन सभी सबसेट्स का जो सेट होगा वो पावर सेट कहलाता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार क्या होता है। If A is a set, then collection of all subsets of A is called power set of A, denoted by P of A। ठीक है, P of A से आप इसको डिनोट करोगे इस तरह से। और एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे 1,2 एक छोटा सा सेट लिया है, इसके आप सबसेट्स देखोगे तो वो
ये आएंगे, 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 1, 2 आएगा। तो इसको एक सेट में बंद कर दिया, ये दिख रहा है आपको, ये एक सेट में आपने बंद कर दिया इसको, ठीक है। तो यही अपना क्या हो गया, पावर सेट हो गया। तो कोई भी सेट आपको दे रखा है उसके सबसेट्स निकाल लो आप जितने भी हैं और उनको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास में, पावर सेट आ जाएगा। इजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में, ये क्या लिखा है, इफ ए इज़ अ वॉइड सेट फाई देन पी ऑफ ए जस्ट, हाँ बिल्कुल, कि अगर आप बात करेंगे, मान लो कोई सेट है, अब कोई एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का मतलब आपको पता होगा ना, मतलब उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब वो क्या है, वो फाई है, ठीक है। तो उसमें तो सिर्फ अगर आप उसका पावर सेट बनाओगे ना, तो वो पावर सेट तो फाई का बनेगा, तो इसमें तो देखो एक ही एलिमेंट हुआ ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता होती हैं बट हम भूल जाते हैं या ध्यान में नहीं रहता, ठीक है। सो ये भी हो गया। अब कुछ और डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। हाँ देखो, मैंने बोला था अभी एम्प्टी सेट, मैंने आपको बताया था क्या होता है, वही यहाँ पे दिया हुआ है कि अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल और वॉइड सेट इफ इट हैज़ नो एलिमेंट, ठीक है। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, अब देखो अगर आप एक सेट ले रहे हो x² इज इक्वल्स टू -2, है ना, तो ऐसा हो सकता है क्या, x² इज इक्वल्स टू अगर -2 है तो भाई ये तो ये आ गया ना, ठीक है। और ये बोल रहा है कि x जो है वो r को बिलोंग कर रहा है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को x बिलोंग कर रहा होता तो उसमें हम फिर भी मान लेते हैं, आयोटा लगा लेते हम, बट यहाँ बात क्या हो रही है कि x तो r को बिलोंग कर रहा है, तो -2 रूट के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो एम्प्टी सेट हो गया, तो यहाँ तो फाई आएगा, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं भाई। सिंगलटन सेट क्या होता है, तो इसमें क्या है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी ले लो, ठीक है, तो उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, देखो इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बहुत बेसिक सी चीज़ है, क्या है कि अगर आपके पास में कार्डिनलिटी जो है, कार्डिनल नंबर सेम है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ए और बी में सेम है, तो वो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। जैसे यहाँ देखो ABCD है और यहाँ 1 2 3 4 है ए और बी सेट के अंदर, बट N ऑफ ए और N ऑफ बी जो है दोनों में क्या आ रहा है, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट्स है। वही हम बात करेंगे अगर इक्वल सेट्स की, तो यहाँ पे जो है ना ए और बी दोनों सेम है, देखो 1 और 2 है ए सेट के अंदर, और बी सेट के अंदर यहाँ पे ना 2, 1 है, बट है तो 1 और 2 ही ना, चाहे वो कैसे ही लिखा हो, है ना। तो ये अपने पास बात क्या जाती है इक्वल सेट्स की, कि इक्वल सेट्स में इक्वल एलिमेंट्स होते हैं, है ना, सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट दैट कंटेन ऑल द सेट्स, जैसे पूरा यूनिवर्स जो है वो हम सबको, सभी प्लैनेट्स को, इन सब चीज़ों को कंटेन कर रहा है, सेम वैसे ही जो सेट सभी सेट्स को कंटेन करेगा वो होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यूनिवर्सल सेट यहाँ देखोगे, देखो 1 से लेकर 100 तक एलिमेंट्स जा रहे हैं, है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि जो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे सेट्स होंगे वो भी उनके लिए भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, नहीं। बट अगर हम बात करें यहाँ ए और बी के लिए, तो क्योंकि इसमें 1 से लेकर 10 एलिमेंट्स हैं, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, है ना, 1 और 2 जो इसमें आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो U है 1 से लेकर 100 तक, ये इसका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। सो यहाँ पे ही आपके पास में यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ओके, ठीक है। सो क्या लिखा है, द सेट R ऑफ अ रियल नंबर इज टेकन, बिल्कुल। नॉर्मली हम क्या करते हैं, रियल नंबर R जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट मानते हैं, ठीक है। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ अभी क्या दे रखा है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल हर एक सेट जो होता है, हर एक सेट जो होता है वो क्या होता है, खुद का सबसेट होता ही होता है। हम लेते हैं ना, अगर हम किसी भी सेट के, जैसे हमने अभी 1, 2 का जब सबसेट निकाला था तो उसमें हमने इसको भी काउंट किया था, और द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और हमने 5 को भी उसमें काउंट किया था ना। तो इसका मतलब कि 5 जो है वो तो सभी सेट का सबसेट है ही है, ठीक है, ओके। सो अब नेक्स्ट हम आते हैं फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो हम फंक्शन पढ़ते हैं। देखो फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B is a rule such that every element of A is associated with a unique element of B,
यहाँ मेन बात क्या आती है कि हर एक एलिमेंट जो है ए का, मान लो कोई एक सेट लिया है ए और कोई दूसरा सेट लिया है बी, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट जो है ए का वो बी से अगर एसोसिएटेड है और वो भी उसकी यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड है तो फिर वहाँ वो फंक्शन बन रहा होगा। अब ये मेन चीज़ यहाँ क्या निकलती है ना, वो भी हम देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपके पास में क्या है, मान लो यहाँ पे कोई ये एक ए सेट है और एक ये बी सेट है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है, तो यहाँ देखोगे कि इस ए सेट में और बी सेट के अंदर ये ना, यहाँ पे जितने भी ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, इन सभी एलिमेंट्स जो हैं वो देखो यहाँ पे इससे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक ई जो है वो छूट रहा है, बट फंक्शन में ये दिक्कत नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए फंक्शन में, जहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है ना, अगर ये ए से यहाँ पे जा रहा है, अगर यहाँ से ए से यहाँ पे जा रहा है तो फिर यहाँ पे इसके सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए। यहाँ पे कोई एलिमेंट छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है डोमेन, ठीक है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है कोडोमेन। तो कोडोमेन में अगर कुछ छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेंज बनेगा अपने पास में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अब जैसे यहाँ देखो इस वाले केस के अंदर ये 3 यहाँ छूट रहा है, इस दूसरे वाले F2 वाले केस में ये 3 यहाँ छूट रहा है, ये 3 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है ना, तो इसीलिए ये जो है वो फंक्शन नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे इसने इन सभी एलिमेंट्स को तो ठीक है ले लिया, इन सभी एलिमेंट्स को, तो ये सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड हो रहे हैं, हालांकि ए नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, बट ये 3 एलिमेंट छूट रहा है, ये 3 एलिमेंट किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसीलिए ये जो है वो फंक्शन नहीं हुआ। बट यहाँ देखोगे तो यहाँ 1 2 3 4 ये सब कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर ये डोमेन है और अगर ये कोडोमेन है पूरा का पूरा, तो यहाँ जो रेंज आएगा ना, अगर यहाँ रेंज जो आएगा ना वो क्या आ जाएगा, देखो रेंज आपके पास में क्या आ जाएगा, ए बी और डी आ जाएगा, क्योंकि इतने ही एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, ये ए बी और डी जो है ना, बी और डी ये तीनों ही एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए ये आपका रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो रेंज क्या होता है, रेंज अगर आप देखोगे तो रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज नोन एज रेंज ऑफ एफ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ है कि देखो रेंज जो है ना वो हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है कोडोमेन का, ऑफ कोर्स। जैसे अब यहाँ पे अपन ने देखा था, यहाँ ऊपर जब हमने देखा था तो यहाँ पे ए बी सी डी ई है ना, ये सब एलिमेंट्स थे। अब इसमें से सिर्फ रेंज में तो क्या है, ए बी और डी आ रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट हुआ ना, और कोडोमेन में ये पूरा आ रहा था, ठीक है। तो इसीलिए रेंज क्या हो गया, कोडोमेन का सबसेट हो गया, ठीक है ना। अगर कोई और एग्जांपल आप देखेंगे तो यहाँ पे अब देखो ये जो है फंक्शन नहीं है, ये वाला एग्जांपल अगर हम देखें तो, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 जो है वो R को बिलोंग कर रहा है, ये R2R फंक्शन बनाया है इसने, ठीक है, R2R फंक्शन बनाया, इसका मतलब 0 1 2 3 ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ये 0 1 2 3 इससे कनेक्टेड होने चाहिए, और फंक्शन क्या दे रखा है 1/x। अब अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो 0 भी आ रहा है ना, अब 0 अगर मैंने यहाँ पुट किया 1/0, तो 1/0 क्या रियल नंबर में आता है, वो तो नॉट डिटरमाइंड हो गया ना, है ना। तो उस केस में अब यहाँ तो 0 तो आ रहा है, बट यहाँ 1/0 तो नहीं आ रहा इसके अंदर, क्योंकि ये तो रियल नंबर का सेट है। सो इसीलिए ये जो है वो फंक्शन नहीं हुआ, तो ये वाला जो चीज़ है ना ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर देखो जो मेन जो हमें पता होना चाहिए क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है, एक ऑन टू फंक्शन होता है, और एक बाइजेक्शन होता है, मतलब जो 1 1 ऑन टू दोनों होता है। तो पहले हम 1 1 देख लेते हैं। 1 1 क्या होता है, 1 1 फंक्शन मतलब इंजेक्शन हम उसे बोलते हैं, ठीक है। तो 1 1 में क्या होता है, अ फंक्शन a to b is said to be 1 1 function or injection if different elements of a have different images in b, है ना। अगर आपके पास में मतलब 1 1 इन द सेंस ऐसा है कि यहाँ पे ना ये देखो एक एलिमेंट जो है वो एक से ही कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे ये एक इससे कनेक्टेड है, A2 2 से कनेक्टेड है, A3 5 से कनेक्टेड है, A4 जो है वो 3 से कनेक्टेड है। सिर्फ एक ही एलिमेंट यहाँ का एक एलिमेंट से कनेक्टेड है ना, तो इसीलिए 1 1 है। अब अगर हम यहाँ पे लेते हैं ना, अगर यहाँ पे आप लेते हो ना x1 से 1 कनेक्टेड है, और x2 जो है x2 से आपका 2 कनेक्टेड है, और x3 भी 2 से ही कनेक्टेड है, तो x2 और x3 जो है वो 2 से कनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन टाइप हो गया, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं हो सकता, 1 1 सिर्फ हो सकता है जहाँ एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड हो, एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड हो,
ठीक है, फंक्शन तो हालांकि वो होना ही चाहिए। बाकी कंडीशन जो है ना, कंडीशन आप ये देखेंगे, कंडीशन यहाँ पे होती है 1 1 के लिए, आप ध्यान रखेंगे कि ये 2 चीज़ें आप ले सकते हैं। क्या है कि अगर एफ ऑफ ए जो है अगर एफ ऑफ बी के इक्वल है, इम्प्लाई करेगा कि ए जो है वो बी के इक्वल हो। मतलब अगर आपको क्वेश्चन भी दे रखा होगा तो आप है ना फंक्शन में ए और बी की वैल्यू रखोगे, फिर वहाँ से ए इज इक्वल्स टू बी आना चाहिए। या फिर आप ये वाली कंडीशन भी ले सकते हैं, कि अगर ए और बी जो है वो नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, और वहाँ से एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के इक्वल आ रहा है, सॉरी नॉट इक्वल आ रहा है। तो अगर ए नॉट इक्वल्स टू बी है और इम्प्लाई कर रहा है कि एफ ऑफ ए भी नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। या फिर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी, सॉरी ए। ठीक है, सो ये भी हो गया अपने पास में। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, देखो 1 1 के केस में भी जो मैंने बताया, आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हो। देख लेते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि फंक्शन R to R जा रहा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपने फंक्शन जो लिया है x³ + 2 लिया है ना, फॉर x बिलोंग्स टू R, क्योंकि फंक्शन तो रियल नंबर टू रियल नंबर ही जा रहा है ना। तो वही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई लिया है, तो उस केस में देखो x³ + 2 और y³ + 2 हमने लिखा, दोनों वैल्यूज़ को हमने इस फंक्शन में डाल दिया, है ना। तो अब देखो 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया ना, बचा क्या ये, ठीक है। और आप क्यूब रूट लगा दो दोनों तरफ, तो x इज इक्वल्स टू वाई आ गया। तो देखो ना यहाँ से क्या निकल गया, x इज इक्वल्स टू वाई निकल गया, तो 1 1 हो गया ना, ईजी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन में क्या हो जाएगा कि फंक्शन एफ ए टेंड्स टू बी जो है उसे ऑन टू फंक्शन कब कहोगे, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एफ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। मतलब क्या हुआ कि हर आपके पास में अगर मान लो ए है ना, अगर ए है ना तो हर एक ए के लिए एक बी होना चाहिए, ठीक है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एफ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ए, या मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे कोई एक बी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि ए के लिए है, हर एक ए के लिए है, ठीक है। तो तब अपने केस में क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। बट अगर आपको ये भी नहीं समझ आता है तो आप इतना सा बहुत छोटा सा चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि अगर रेंज, हमने बोला था कि कोडोमेन का सबसेट होता है, अगर रेंज और कोडोमेन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अगर रेंज और कोडोमेन जो है वो इक्वल हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास में, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। सबसे ईजी ट्रिक, ईजी चीज़ जो आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है। तो अगर यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि इफ़ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज अ सर्जेक्शन, सर्जेक्शन बोलते हैं हम ऑन टू को, है ना। इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ईच बी बिलोंग्स टू बी, कि हर एक बी बिलोंग्स टू बी के लिए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए, एक ए बिलोंग्स टू ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब एफ ऑफ ए जो है वो बी के इक्वल है, ठीक है। मतलब रेंज जो है, रेंज यहाँ पे ये है, ठीक है, वो कोडोमेन के इक्वल है, ठीक है, ये कोडोमेन है, इसके इक्वल है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये जो आप देखेंगे, देखो यहाँ पे ना ये वाली चीज़ जो है वो नहीं हो रहा ऑन टू, क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पे है ना, ये B1 B2 B3 B4 B5 छूट रहा है ना, छूट रहा है, तो कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं हुआ। बट यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं छूट रहा, Y1 Y2 Y3 Y4 ये सब कनेक्टेड है, मतलब ये सभी रेंज है ना, ऐसा। अगर अब इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ना, वो देखो आपने पढ़ा होगा 12th में भी, कुछ इस तरह से आता है, जैसे आपको fx जो है यहाँ पे दे दिया, ठीक है। fx जो है आपके पास में ये है x³ + 2, ठीक है, जो कि y के इक्वल है। यहाँ से अगर मैं y अगर इसके इक्वल है, तो मैंने अगर इसको क्या लिख दिया, ये 2 को मैं उधर भेज दूँगी, y - 2 हो जाएगा, और मैंने क्यूब रूट कर दिया, तो x की वैल्यू y - 2 की पावर 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब देखो x की जो वैल्यू आ रही है ना, अब देखोगे आपकी y जो है यहाँ पे y - 2 जो है वो एक रियल नंबर ही है। अब देखोगे तो y - 2 का जो क्यूब रूट आएगा ना, वो भी एक रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब भाई एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो गया आपके पास में, ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। और फिर अब इससे भी सिंपल आता है अपने पास में क्या कि बाइजेक्शन क्या होता है। बाइजेक्शन क्या होता है, हमने 1 1 पढ़ा, हमने ऑन टू पढ़ा। बाइजेक्शन क्या होता है, जो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है वो होता है बाइजेक्शन, सिंपल डेफिनेशन, ठीक है।
तो अगर फंक्शन जो है वो बाइजेक्शन भी हो रहा है ना, बाइजेक्शन हो रहा है, कब हो रहा है, जब वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो डेफिनेशन हमने यहाँ कुछ नहीं, दोनों की डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पे हमने कि देखो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जो है वो ए टेंड्स टू बी है, तो ये बाइजेक्शन कब होगा, जब 1 1 होगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, एक्स इज इक्वल्स टू वाई दे रहा हो। और ऑन टू जो है वो कब होगा, जब यहाँ पे कोई एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट कि अपने पास में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अपना जो ये पूरा लेक्चर था सेट थ्योरी का, फंक्शन का, जो कुछ चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले थे वो यहाँ पे अपनी ख़त्म होती हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपर एक रियल एनालिसिस जो है उसका वीडियो चालू कर सकते हैं और हम फिर आगे रियल एनालिसिस पढ़ेंगे, जो धीरे धीरे करके कुछ नई नई चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों का हायर होगा। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।